जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग संविधान में भाग 3 पढ़ रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 22 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, बताइएगा कि अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी? मूल में 7 वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता है? 6 स्वतंत्रता है। 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। इन 7 है, मूल संविधान कितना था? 7। सातों के बारे में बताइए। ए से 19 के बोलने की स्वतंत्रता। बी में मतलब कि बिना हथियार के आप इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, बी। और 19 के सी के मतलब एक संघ बना सकते हैं। डी के मतलब कि देश में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ई मतलब देश के कहीं भी जाकर बच सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसके बाद ए माने धन को संचित कर सकते हैं। इसके बाद 19 के जी में क्या था? गुड्स यानी कि माने जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 तक हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें नहीं थी? 19 के 1 के ए में है। ठीक है, बताइएगा कि अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20 में स्वतंत्रता अपराध के दो सिद्धि के बारह में किसमें दिया गया है? 20 में कितने मतलब कंडीशन फॉलो करना है? 3। पहला क्या है? पहला के मतलब कि वारंट दिखाना इसमें 22। पहले बताइए पहला क्या है? किसी भी व्यक्ति को, ठीक ना, अगर सजा सुनाया जाएगा तो उसी आधार पर जिस दिन उसने सजा मतलब कांड किया है, मतलब अपराध किया है, उस वक्त जो मतलब कानून है उसी को क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ठीक है, और उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। 20 का कितना कंडीशन है? 3 कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दिया जा रहा है तो उसी समय के कानून के अनुसार सजा दिया जाएगा, और एक अपराध किया है तो एक ही सजा दिया जाएगा, और उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जीवन जीने का अधिकार कैसे स्वतंत्र है? 21 के अंतर्गत। ठीक ना, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार जो होता है वो कैसा है? अनुच्छेद 21। ठीक है ना, या निजता का अधिकार कैसा है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता कैसा है? अनुच्छेद 21 में आता है। सब किसमें आएगा? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का एक क है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आगे अनुच्छेद 22 था। अनुच्छेद 22 में कितने कंडीशन थे? 3। पहला कंडीशन क्या था? इसको क्या कहते क्या है? गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 है। 22 में कितने कंडीशन थे? 3। कौन कौन? पहला मतलब वारंट दिखाना है। पहले मतलब कि हिरासत में लेने का कारण बताइए। कारण बताने के बाद मतलब कि उनको 24 घंटे के अंदर आवाज न्यायालय में उपस्थित कीजिए, और उसके बाद वो अपने एक मनपसंद वकील रख सकते हैं। 3 कंडीशन हुआ। ठीक है, निवारक निरोध किस अनुच्छेद के तहत आता है? 22 के तहत। निवारक निरोध के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कितने महीने तक रखा जाता है? 3 महीना नजरबंद करके रखा जाता है। इसमें सलाहकार परिषद बताइए, अगर 3 महीना से अधिक रखना होगा तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? सलाहकार बोर्ड से। किसे? सलाहकार बोर्ड से क्या लेना पड़ता है? अनुमति लेना पड़ता है। सलाहकार बोर्ड अगर अनुमति देगा कि आप 3 महीने से अधिक उसको रख सकते हैं तो रख सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को अपना वकील या कुछ रखना होगा तो कितने महीने बाद रखेगा? 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद ही रख सकता है। ठीक है, ये जो सलाहकार परिषद होता है, बोर्ड होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इसमें। ठीक है, बताइएगा निवारक निरोध अधिनियम कब आया? 1950 में। मीसा एक्ट कब आया था? 1971 में। मीसा एक्ट को कब समाप्त किया गया? 1979 में। ठीक है, निवारक निरोध 1950 में आया था, जबकि मीसा एक्ट कब आया था? 1971 में आया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम कब आया? 1974। रासुका कब आया था? 1980। रासुका आया 1980 में। ठीक है, एक टाडा कब आया था? 1985। टाडा कब आया था? 1985 में। टाडा समाप्त कब हुआ? 1995 में समाप्त हुआ था। पोटो कब आया था? पोटो 2001 में। पोटा कब बना? 2002 में। और पोटा को समाप्त कब किया गया? 2004 में। आज से हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद 23 के बारे में। ठीक ना, किसके बारे में? अनुच्छेद 23 मानव से दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम के बारे में अनुच्छेद 23 में कहा गया है। ठीक है ना, कि हम किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 23 में। तो बलात् श्रम माने जबरदस्ती काम कराने का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में, कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती आप काम नहीं ले सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 23 में एक और बात कहा गया है कि देश सेवा के लिए आपको जबरदस्ती कराया जा सकता है काम। ठीक है ना, अगर देश सेवा करना होगा तो आपको देश सेवा करने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जा सकता है। हालांकि कोई और नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपके देश की सेवा करनी होगी तो
तो आपको जबरदस्ती बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? 23 में। तो पूछेगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को देश सेवा के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जा सकता है? 23 में। और किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम में जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, अनुच्छेद 23 में ही कहा गया है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 24, इसमें बाल श्रम का निषेध किया है। किसका? बाल श्रम, मतलब छोटे बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, बाल श्रम का निषेध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 14 में। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी हानिकारक या कारखानों में कार्य नहीं कराया जाए। किसमें कहा गया है? 14। अनुच्छेद 14 का 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों या हानिकारक कार्यों में काम नहीं करा सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 25, कौन सा है? अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, कौन सा? अंतःकरण की स्वतंत्रता, या किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता या अपनाने की स्वतंत्रता किसमें है? 25 में। ठीक है ना, किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता या अपनाने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 25 में दिया गया है। जिस तरह अगर आपको मन है तो आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म को भी मान सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, मतलब अंतःकरण से कुछ भी क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो ये पंजाबी होते हैं उनको पगड़ी रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 25 में। उनको पगड़ी एवं छुरा रखने का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 25 में, क्योंकि उनको क्या है? धार्मिक चीजें। तो धार्मिक चीजों को किसमें कहा गया है? छूट मिली है अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है ना, धार्मिक छूट किसके तहत दी गई है? अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता किसमें है? 25 में। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 26, किसी भी धर्म को अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी है। क्या करने की? धर्म का अपना प्रबंधन करने की स्वतंत्रता किसमें है? 26 में। किसमें है? अनुच्छेद 26 में। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें है? 26 में। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका क्या कर सकता है? प्रबंधन सुचारू रूप से चला सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है 26 में। आगे अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धर्म से जो भी कमाई होगी, ठीक है ना, धर्म से जो भी पैसा आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 27 में क्या कहा गया है कि धर्म से जो भी पैसा आएगा, जैसे मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर, उसमें पैसा आता है, क्या उस पर टैक्स लगता है? नहीं। ठीक है ना, तो धर्म से आए हुए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 27 में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 27। जबकि अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, राज्य द्वारा पोषित कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो या कोई संस्था है, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, राज्य द्वारा पोषित, अगर कोई राज्य सरकार, मान लीजिए सरकारी स्कूल होता है, उसको राज्य सरकार पैसा देती है ना, या कोई संस्था है जिसमें राज्य सरकार पैसा दे रही है चलाने के लिए संस्था को, उस संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, क्या नहीं किया जाएगा? धार्मिक शिक्षा। ये नहीं कि आप स्कूल में जाके पूरा संस्कृत का पाठ पढ़ा लेंगे, यानी इस्लाम का क्या होता है, क्या बोला था उसको? कुरान, यानी कुरान आप पढ़ाने लगेगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, धार्मिक शिक्षा की मनाही किसमें दी गई है? अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, ऐसा संस्थान जिसमें राज्य का पैसा लगा हो, मतलब जो राज्य के सहयोग से चल रहा हो, मतलब राज्य सरकार जिसमें पैसा निवेश करती है, राज्य सरकार के सहयोग से वो संस्था चल रही है, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि आप अपना एक संस्था खोल के धार्मिक शिक्षा दीजिएगा, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस संस्था को सरकार ने खोला है और उसको चलाने के लिए सरकार पैसा भी देती है, उस संस्था में आप कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 28 में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। किसमें? 29 में। 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को हितों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। उनकी भाषा और लिपि को क्या किया जाएगा? संरक्षित। अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने भाषा और लिपि को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। किसमें कहा गया है? 29 में। तो अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण किसमें है? 29 में है। जबकि अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना एक संस्था बना सकते हैं और अपना प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है ना, किसमें कहा गया है? 30 में। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने और अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार किसमें है? 30 में है। किसमें है? 30 में है। 29 में क्या था? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग का जो हित है, जैसे उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी सुरक्षा रखने का अधिकार किसमें दिया गया है? 29 में दिया गया। जबकि 30 में क्या कहा गया है?
इसमें संरक्षण कर सकते हैं, वो अपना विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, अपना संस्था खोल सकते हैं, अपने संस्थाओं में अपना मतलब अपनी भाषा और लिपि को भी सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन भाषा और लिपि के हितों का संरक्षण किसमें है? 29 में। किसमें है? 29 में दिया गया है। ठीक है, 30 में क्या था? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। जैसे कि मुस्लिमों के लिए क्या चलता है? मदरसा चलता है। अपने समूह के लिए चला सकते हैं ना, अपने मदरसा चलाते हैं, ठीक ना। हिंदू धर्म में संस्कृत विद्यालय चलता है ना। ये सब क्या है? अपने संस्थाओं का जो अल्पसंख्यक, हालांकि हिंदू धर्म के लिए किसके लिए? ये अल्पसंख्यक वर्ग के, किसके लिए है? अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग अपने वर्गों की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, ठीक ना, उनकी स्थापना करके। 29 में कहा गया है कि अपने हितों का क्या करेंगे? वो संरक्षण। किसका संरक्षण करेंगे? भाषा और लिपि। अपनी जो लिखने की कला है, लिपि है और उसका भाषा है, उसको क्या कर सकते हैं? वो संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था अल्पसंख्यकों का संरक्षण के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक ना। अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? 15 सूत्रीय कार्यक्रम। पूछता है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए था? अल्पसंख्यकों के लिए था। कब चलाया गया था? 2005 में। 15 सूत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में। जबकि 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब चला था? 1975 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में। अब 15 सूत्रीय कार्यक्रम कहेगा तो 2005 में चलाया गया था। तो 15 सूत्रीय किसके लिए था? अल्पसंख्यकों के विकास के लिए था। ठीक है, तो हम लोग 30 तक क्या हुआ इसमें पढ़ लिए हैं। आगे अनुच्छेद 31 इसमें क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 31 को क्या करेगा? हटा गया। इसमें क्या दिया गया था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति रखना मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त करके हटा दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कितना रीट जारी करते हैं? 5। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और पांचवा क्या होता है? अधिकार परीक्षा। क्या होता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, पहला क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या होता है? परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा क्या होता है? प्रतिषेध और पांचवा क्या होता है? अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कौन करता है? उच्च न्यायालय। जबकि अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और कौन सा था? अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं। ठीक है, आगे इसमें है अनुच्छेद 33-34। 32 हम लोग हो गया, अब क्या है? 33 और 34। अनुच्छेद 33 में कहा गया कि जो भी सेना के लोग हैं, सेना के अर्धसैनिक बल हो, सैनिक हो या पुलिस हो, इनके मौलिक अधिकार को सरकार क्या करती है? मौलिक अधिकार को छीन लिया गया है। किन अनुच्छेद में? 33 में। अनुच्छेद 33 में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकार को क्या किया गया है? छीन लिया गया है। किसका छीना गया इसमें? सेना के लोगों का। जितने भी सेना के लोग हैं उनके मौलिक अधिकार क्या किया गया है? छीना गया। किस अनुच्छेद के तहत? 33। ठीक है, आगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 अगर छावनी के क्षेत्र में है तो किसी भी लोग का मौलिक अधिकार क्या होता है? कम हो जाता है। क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। अगर आप छावनी क्षेत्र में है, मतलब मान लीजिए आपके क्षेत्र में आर्मी का कोई कैंप है, तो वहां पर आपका मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? कम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 34 में। सेना के व्यक्ति और सैनिक बल का व्यक्ति हो या पुलिस का व्यक्ति हो, उसका मौलिक अधिकार किसके तहत छीना गया है? 33 के तहत। व्यक्ति का, सेना के व्यक्ति का किसके तहत छीना गया? 33 के तहत। और सेना के एरिया में पाइएगा तो किसके तहत समाप्त होगा? 34। सेना के एरिया में अगर आप हैं, जहां पर उनका कंटेंशन जोन होता है, जहां पर क्या होता है? सैनिकों का मतलब क्या छावनी होता है, वहां पर अगर आप उस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं तो आपका मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो क्षेत्र कहेगा तो 34, व्यक्तिगत सैनिक का कहेगा तो 33 और 35 में है मौलिक अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसको लागू कैसे किया जाएगा। इसमें कहा गया है 35 में। ठीक है, तो हमारा 12 से 35 तक क्या हो गया है? समाप्त हो गया मौलिक अधिकार। ठीक है।